नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि हमारी यूपीएससी की क्लासेस चल रही हैं आपकी दिल्ली मुखर्जी नगर से, इसी क्लास के दौरान आज आपको हम मिलवाने वाले हैं बोबिल कुमार जी से, जो इस बार यूपी पीसीएस 2021 में सिलेक्ट हुए हैं, जिनकी रैंक है 60 और ये सब रजिस्ट्रार पद पर चयनित हुए हैं। तो आज हम इनका स्वागत करते हैं और ये आपको स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे अपनी, जो इनकी ये किस तरह की यात्रा रही, इनका क्या इसमें संघर्ष रहा, उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। आइए बोबिल जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो, ये माइक ले लीजिए। थैंक यू अवनीश जी, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बोबिल कुमार और मैं यूपी पीएससी 2021 में सेलेक्ट हुआ सब रजिस्ट्रार जनरल पद पे। मेरी रैंक है 16 और आज मैं आपको शेयर करूंगा अपनी स्ट्रेटेजी और जो भी मेरा संघर्ष रहा है अपने यूपी पीएससी प्रिपरेशन के दौरान। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपना बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप जितने भी डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे डिफरेंट जोनर से, सभी मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले मैंने बीटेक किया इंजीनियरिंग, तो आप जितने भी इंजीनियर्स होंगे सब मुझसे कनेक्ट करेंगे। फिर मैंने एलएलबी किया लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, तो जितने भी लॉयर्स होंगे वो सब कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस किया, एमए पॉलिटिकल साइंस। तो जितने भी डिफरेंट ग्रुप, चाहे वो आर्ट हो, फिर इंजीनियरिंग हो और या फिर लॉ हो, सब मुझसे कनेक्ट करेंगे। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल है कि आप मेरी जर्नी को समझें, क्योंकि आप सभी उसका कहीं ना कहीं हिस्सा रहेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेरी प्रिपरेशन जो स्टार्ट हुई, मैंने इंजीनियरिंग के बाद में मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं और मैंने स्टार्ट किया। और 15-16 के टाइम पे ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। उस टाइम पे जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया तो साइड बाय साइड मैंने एक एलएलबी कोर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी मैंने उसमें एनरोल करा लिया। तो जैसे मैंने कोर्स एनरोल कराया, दूसरा मुझे ये भी था कि अगर प्रिपरेशन, आपको पता ही है कितनी अनप्रेडिक्टेबल प्रिपरेशन है, चाहे वो आप स्टेट पीएससी करो या फिर आप यूपीएससी करो, दोनों ही तरीके से। तो वहाँ पर जब मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया तो मुझे वहाँ पे दो चीज़ें मिली। दो चीज़ें क्या मिली? एक तो मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया जो कि आपका प्रिपरेशन के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ पढ़ोगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी सारे, क्योंकि लॉ बेसिक है आपका, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, लॉ है। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी एक नॉलेज भी मिली और मुझे मेरी कम्युनिटी भी उस वहाँ पे उस टाइप की थी कि वहाँ पे मुझको इंस्पिरेशन भी मिलती थी, मोटिवेट होता था। और लॉ ने मुझे हेल्प किया मेरी प्रिपरेशन में। और मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस। तो जब मैंने लॉ कंप्लीट किया उसके बाद में मैंने फिर एमए पॉलिटिकल साइंस कर लिया, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान जब मैं मेंस लिखता था और जब मैं बाकी इंटरव्यू में गया या फिर मैं बाकी डिफरेंट एग्ज़ाम भी लिखे, स्टेट पीसीएस भी लिखे, सब में मैंने क्या किया, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रखा। तो मैंने सोचा कि एक डिग्री और ले लेते हैं। तो यही मेरा जर्नी था। जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो 9 ईयर्स का है मेरा। तो और प्रिपरेशन का जो दौर मैं देखूंगा तो 6 to 7 ईयर्स आप एग्जैक्ट प्रिपरेशन को समझ सकते हैं। तो ये एक लंबा भी पीरियड है। आप में बहुत सारे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि प्रिपरेशन को हम शॉर्ट टर्म में करें, मैं 1 साल में एग्ज़ाम निकाल लूँ, या फिर कोई सोचता होगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल के निकल जाऊँ। तो ये भी संभव है, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, आप फर्स्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट में भी निकाल सकते हैं। और अगर आपका संघर्ष लंबा चलता है तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। पर जो मैंने अपने जीवन में फेस किया है, मेरा बैकग्राउंड जो मेरे फादर है वो फार्मर है और वो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, तो जो एजुकेशन उनका भी बैकग्राउंड था, तो वो ऐसा नहीं था कि वो मुझे हर जगह गाइड करते या फैमिली से कोई इस टाइप की असिस्टेंट मिलती। तो मैंने 2017 से ही अपना जॉब ज्वाइन कर लिया था और मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ और अच्छा खासा कमाया मैंने। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोई डिफ़िकल्टी फेस की, कि इकोनॉमिक ऐसा कोई कंस्ट्रेंट था मेरे पास कि मेरे को पढ़ाई में दिक्कत हुई, क्योंकि मैंने अच्छा कमाया और मुझे अच्छे पैसे मिले। जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने डिफरेंट कोचिंग्स में जॉब की, वहाँ पे मैंने पढ़ाया, कहीं पे एक्सपर्ट का काम किया। जितना भी आप बड़े बड़े नाम सुनेंगे हर जगह ही मैंने काम किया है। तो ये एक मेरा जर्नी रहा है। और मैं आपको भी एक जो इम्पोर्टेंट सलाह दूंगा, हम सब मीडियम क्लास बैकग्राउंड या फिर लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही आते हैं, तो सब बच्चों को मैं बोलूँगा, आप अगर किसी बड़ी सिटी में आते हैं,
किसी बड़ी सिटी में आके आप अपने ड्रीम को पूरा करने आते हैं, तो कम से कम आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि ना तो बर्डन बने किसी पे, और दूसरा अपना जो एम है उस पे रहे। आप खुशियाँ मना सकते हैं, आप हैप्पी रह सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, सारी चीज़ें करिए, बट जो अपना एम है उस पे फोकस करिए। और साइड बाय साइड आपको अपने घर वालों पे बर्डन नहीं बनना है। उसके लिए चाहे आप गार्ड की नौकरी करें, उसके लिए चाहे आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाए, उसके लिए चाहे आप कोई लेक्चरर बने, कुछ भी बने, पर अपने घर वालों पे बर्डन नहीं बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोअर मिडिल क्लास के लिए स्पेशली। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी सफलता हो सकती है, हो सकता है आप सफल हो जाए 8-10 साल में, पर आप जो आपका फैमिली है उस पर इतना बर्डन बन चुके होंगे कि आपको खुद उस सक्सेस का रियलाइजेशन नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं सोच पाते जब प्रिपरेशन करते हैं। हमें लगता है ठीक है मैं एक टाइम पे जाके सारी चीज़ें ठीक कर लूँगा, पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को खुद फाइनेंस करेंगे, चाहे वो छोटा हो, आप 10,000 में खर्चा चलाइए, 10,000 की कोई भी जॉब यहाँ पे मिल जाएगी। अगर कोई भी अच्छी एजुकेशन करके बंदा आता है तो उसको मिल जाती है। मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी फिनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग है। आप अपना अच्छे से करिए प्रिपरेशन, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो लोअर मिडिल क्लास से आए, स्पेशली जो माइग्रेटेड स्टूडेंट है, जो कि छोटी रिमोट एरियाज से, विलेजेस से जो है आते हैं और बड़ी सिटी में आते हैं, और फिनेंशियल जो सपोर्ट है घर की वो उतनी नहीं होती है। तो उनके लिए ये एक मेरी सलाह है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमको सबको, जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो इधर से रिमोट एरियाज से आके बड़ी सिटी में अपने सपने पूरे करने आया है, उसको हमेशा खुद से फिनेंस अपनी स्टडी करनी चाहिए। और ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं आपकी दिल्ली में, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मैंने सब में काम किया है। आप वहाँ पे जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और ये नहीं है कि उन्हें मुझे पहले सेलेक्ट कर लिया और या फिर जाते ही उन्होंने मुझे ले लिया। मैंने करीब करीब 40 से 50 इंटरव्यू दिए होंगे प्राइवेट सेक्टर में भी, और डिफरेंट जगह जॉब भी की है, और मैंने 1 से 2 लाख के भी पैकेज मंथली उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जॉब अच्छी भी नहीं मिली, अच्छी भी मिली है। कभी कभी ऐसा भी रहा है कि मुझ पे पैसा नहीं रहा तो मैं कई कई जगह इंटरव्यू दिया, फिर रिजेक्ट हो गया, अच्छी जॉब करके मैंने छोड़ दी। जब मुझे लगा मेरा इंटरव्यू आ गया, मैंने जॉब छोड़ दी, फिर मुझे जॉब लेने में परेशानी रही। कई बार ऐसा रहा है, कई बार ऐसा रहा है मैंने बहुत ही अच्छे पैकेज मुझे दिए गए, फिर भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये भी था कि भाई जो अल्टीमेट एम है आपका सेलेक्ट होना है। तो ये हर एक का संघर्ष अलग होता है, आप उससे इंस्पायर हो सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली उसी पाथ को फॉलो करें। पर जो एक सिंपल चीज़ है वो है, लास्ट में एंड करूँगा, मैं आपको ज़्यादा ना ही बोर करूँगा इसमें, बट एक मेरी लास्ट जो एक स्टोरी है वो रियल स्टोरी है, वो मैं आपको बता के एंड करूँगा। और उसको, ये रियल स्टोरी है, उसको मैंने नाम दिया है माचिस और केक। तो जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहता था तो वहाँ पर एक स्टूडेंट था, तो वो प्रिपरेशन करने आया हुआ था। वो हम सब ही उसका पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को कह रहा हूँ या उसकी कोई कमियां गिना रहा हूँ, हो सकता है कि आज वो सुन रहा हो यहाँ पे। तो जैसे वो प्रिपरेशन के दौरान आया, तो प्रिपरेशन के दौरान आप भी लोग देखते होंगे कि आपके दोस्त या फिर आप लोग भी, या फिर मैंने भी किया, कि हम यहाँ पर आके कभी कभी उस बात को भूल जाते हैं। और भूलने के साथ में हम गलतियाँ क्या करते हैं कि जैसे वो लड़का जब भी उसका बर्थडे होता था तो उसके दोस्त आते थे। अब वो जो उसकी क्लास थी, जहाँ से वो, जिसके जो बैकग्राउंड था, वो दोस्त डिफरेंट बैकग्राउंड के थे, तो वो आते थे, उसके लिए सेलिब्रेशंस करते थे, बड़े बड़े केक काटते थे, और वहाँ पे वो 10-10 केक काटता था। उन 10-10 केक में वो 10-10 माचिस से जला के और फेंक देता था। कभी उसने वो माचिस दोबारा नहीं उठाई, चाहे वो सिगरेट पीने के लिए हो, कभी नहीं उठाई। तो एक आप समझ सकते हैं कि वो हर बर्थडे पे 10 केक या फिर हर डेली एक माचिस ऐसे फेंक देता था। कभी उसे रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि कभी वो माचिस उसको कुछ इंस्पायर कर सकती है, वो या फिर कनेक्ट कैसा करेगी आगे जाके। तो हुआ क्या, उसके बाद में वो लड़का अपने घर गया तो कभी जैसे आपने देखा होगा गांव में पहले लाइट नहीं आती थी, अब तो देखिए 24 आवर्स हर जगह आती है। बट पहले ऐसा था, अगर आप आज से 5-6 साल पहले भी जाएंगे तो लाइट नहीं आती है। अभी भी बहुत सारे एरिया होंगे जहाँ पे लाइट चली जाती है रात को। तो जब लाइट चली गई 8-9 बजे के करीब, तो उसके घर में उस छोटी बच्ची थी, वो आई उसके पास और वो उसको बोलती कि भैया 1 रुपया देना। तो जब उसने 1 रुपया उससे मांगा तो उसे लगा कि भाई 1 रुपया क्यों चाहिए अब रात को बच्ची को। तो उसने बोला कि घर में माचिस नहीं है। तो आप इस चीज़ को कैसे
आप समझ सकते हैं कि एक माचिस नहीं है किसी के पास, पूरी फैमिली के पास 1 रुपया नहीं था कि वो माचिस, या फिर उनके पास इतना लग्जरी नहीं था कि वो एक पूरा बंडल माचिस का रख सके। 10 से 15 रुपये या 20 रुपये का बंडल है, हो सकता है 1 रुपये तो हो घर में, बट वो बंडल का उनका नहीं था उतना लग्जरी कि वे बंडल भी अफोर्ड कर सके या 20 रुपये एक एक्स्ट्रा खर्च कर सके किसी माचिस पे। और तब उस बंदे को रियलाइजेशन हुआ कि जो तू करता है यहाँ पे, और जो तू एक माचिस की तू क्या मतलब यहाँ पे आके कर रहा है, वो कनेक्शन फिर वो यूनिवर्सिटी में आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, 10 दिन तक वो रूम से नहीं निकला, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। तो ये ऐसा नहीं है, हम सब लोगों के जीवन में घटना। इससे मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप डिप्रेस हो जाइए, आप किसी से मिलना बंद करिए, रूम में बंद कर लीजिए, या फिर कुछ ऐसा चीज़ कर लीजिए। पर क्या है कि आपको माचिस की कीमत समझनी पड़ेगी कि माचिस की वैल्यू क्या होती है और किस टाइम पे होती है। हो सकता है अगर अरबोपति हो जाए, आपके पास लाखों करोड़ों की माचिस की फैक्ट्री हो, बट एक माचिस की कीमत जिस समय पर उसकी कीमत होती है वो हमें समझनी पड़ेगी। और इसी कहानी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, बोबिल भाई ने हम सभी को अपने संघर्ष की कहानी बताई, और इसी तरह हमें अपनी घर की परिस्थितियों को भी सामना करना है और अपने सिलेक्शन को भी सुनिश्चित करना है। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और इनका मार्गदर्शन लेते रहेंगे। आप हमें मार्गदर्शित करते रहिए, और जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो अपने सब्सक्राइबर हैं, उनको भी बताते रहिए कि हमें किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, पीसीएस में कैसे सिलेक्ट होना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।